अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 18 अक्टूबर 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 14 रबी सानी 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आज जुम्मे की सुबह मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर एक धमकी आमेज पैगाम आया है, जिसमें अदाकार सलमान खान से 5 करोड़ रुपये का मुतालबा किया गया। इस पैगाम को भेजने वाले ने दावा किया है कि इसे हल्के में ना लें। अगर सलमान जिंदा रहना चाहते हैं तो लॉर्ड्स बिश्नोई से दुश्मनी ख़त्म करना चाहते हैं तो इन्हें 5 करोड़ रुपये अदा करने होंगे। अगर रकम नहीं दी गई तो सलमान खान की हालत मजीद ख़राब हो जाएगी। मुंबई पुलिस का कहना है कि मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी आमेज पैगाम आया है, जिसमें अदाकार सलमान खान से 5 करोड़ रुपये का मुतालबा किया गया। यह पैगाम भेजने वाले ने दावा किया है कि इसे हल्के में ना लें। सलमान खान के इस मामले की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि मैसेज में कहा गया है कि लॉर्ड्स बिश्नोई से दुश्मनी ख़त्म करने के लिए 5 करोड़ रुपये अदा करो, वरना बाबा सिद्दीकी से बुरा हाल होगा। मुल्क के नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने मुल्क में मुबैना आबादियाती तब्दीली के बारे में गुफ्तगू करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि मुल्क के चंद हिस्सों में आबादी में इस कदर तब्दीली आ चुकी है कि वहाँ सियासी खिला बन चुका है। वहाँ इंतख़ाबात और जमहूरियत का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पहले से पता होता है कि नतीजा क्या आने वाला है। उन्होंने जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि ये देखना तशवीशनाक है कि कुछ इलाके इस स्ट्रैटेजिक तब्दीली से किस तरह मुतासिर हुए हैं और इन्हें नाकाबिल तस्खीर खिलों में तब्दील कर दिया गया है, जहां जमहूरियत अपना जौहर खो देती है। जगदीप धनखड़ ने कहा है कि वो नामियाती और कुदरती आबादियाती तब्दीली के बारे में फिक्रमंद नहीं है, लेकिन उन्होंने ये दावा किया कि कुछ खित्तों में स्ट्रैटेजिक अंदाज में ख़ास मकसद को हासिल करने के लिए आबादियाती तब्दीली लाई जा रही है, जिससे वो खौफजदा हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पिछली चंद दिहाइयों में इस तरह की तब्दीलियाँ एक परेशान कुन नमूने को ज़ाहिर करती है, जो हमारे इक़दार, तहज़ीबी अखलाक़ियत और जमहूरियत को चैलेंज करती है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा है कि इस खतरनाक रुझान को रोकने की ज़रूरत है। रियासत उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के महराजगंज में हुए फ़िरक़ावाराना फसादात से मुतालिक गुज़िश्ता रोज़ STF के ज़रिए उठाए गए अक़लियती फ़िरक़े के 5 अफराद में से मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद फ़हीम उर्फ सिबलू का इनकाउंटर कर दिया गया, लेकिन दोनों ही के पैरों पर गोली लगी, जिसके बाद इन्हें अस्पताल दाखिल कराया गया। इस बारे में पुलिस ने दावा किया कि दोनों नौजवानों की निशानदेही पर हिंद नेपाल सरहद के करीब पुलिस की टीम असला बरामद करने गई थी, जहां दोनों ने फायरिंग कर दी। इसके जवाब में पुलिस के जरिए की गई फायरिंग में दोनों जख्मी हो गए। वारदात के बाद सरफराज, फ़हीम और हमीद समेत 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया। बाकिया की गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी है। मुलजिमीन पर NSA भी लगाने की तैयारी की जा रही है। काबिल ज़िक्र है कि सरफराज की बहन रुखसार ने गुज़िश्ता रोज़ इल्ज़ाम लगाया था कि इसके वालिद हमीद भाइयों सरफराज और फ़हीम और शौहर और देवर को STF ने गुज़िश्ता रोज़ ही उठा लिया था। रुखसार ने STF के ज़रिए इनका इनकाउंटर किए जाने का खदशा जाहिर करते हुए ट्वीट किया था। फिलहाल जख्मी सरफराज और फ़हीम का मुकामी अस्पताल में इलाज जारी है। दोनों की हालत मुस्तहकिम है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बहराइच फसाद के मुलजिमीन के इनकाउंटर से सच्चाई जानना मुश्किल है। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की ठोक देंगे की पॉलिसी के बारे में सभी वाकिफ़ है। अगर पुलिस के पास इतना सबूत होता तो वो मुलजिमीन का इनकाउंटर करने के बजाय इन्हें कानूनी तौर पर सज़ा दिलाने की कोशिश करती। असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने एक पोस्ट में इन ख्यालात का इजहार किया। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश पुलिस की जानिब से नेपाल सरहद के करीब बहराइच के बसेरी इलाके में 2 मुस्लिम नौजवानों सरफराज और तालिब इल्म के इनकाउंटर पर अपने तबसरे में इन ख्यालात का इजहार किया। ओवैसी ने अपने पोस्ट में कहा कि पुलिस के लिए ये इतना मुश्किल नहीं था कि वो बहराइच के फसादात के बारे में तफसीलात हासिल करती, बजाय इसके पुलिस ने 2 मुस्लिम नौजवानों का इनकाउंटर किया। इस पर शहरियों की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है कि मुल्क में कानून और अदालतों की कोई ज़रूरत नहीं है। जब पुलिस को बंदूक से फैसला करना है तो अदालतों को बंद कर देना चाहिए। बाद शहरियों ने यह भी सवाल किया कि क्या इनका भी इनकाउंटर किया जाएगा जिन्होंने मुसलमानों के घरों को लूटा और नजर आतिश किया। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। महाराष्ट्र में NCP शरद के सरबराह और मुल्क के सीनियर तरीन लीडरों में से एक शरद पवार ने महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के ताल्लुक से महाविकास अघाड़ी की पार्टियों के दरमियान सीटों की तकसीम के बारे में एक अहम इंकशाफ किया है कि 288 सीटों में से 200 पर बात बन गई है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महाविकास अघाड़ी हर कीमत पर मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़ना चाहती है और इसीलिए हमने वक्त से पहले ही सीटों की तकसीम पर गुफ्तगू शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि फिलहाल जो गुफ्तगू जारी है और जो समझौते हो रहे हैं, इसके लिहाज से 200 सीटों के खदोकाल तो तय हो गए हैं। बाकी सीटों के लिए गुफ्तगू चल रही है और उम्मीद है कि जल्द ही इस पर बातचीत बन जाएगी।
शरद पवार ने यह भी बताया कि वो सीटों की तकसीम के लिए होने वाली बातचीत में बराह रास्त तौर पर शामिल नहीं है, लेकिन इनकी पार्टी के लीडर जयंत पाटिल ये काम अंजाम दे रहे हैं और उन्होंने ही मालूमात फराहम करते हुए अब तक का अपडेट दिया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद के साबिक रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने कहा है कि वो नांदेड़ लोकसभा हल्के का ज़मनी चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि पार्टी के सदर असदुद्दीन ओवैसी इस बारे में कतई फैसला करेंगे। नांदेड़ लोकसभा नशीद के लिए ज़मनी चुनाव 20 नवंबर को महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात के साथ होंगे। नताइज का ऐलान 23 नवंबर को किया जाएगा। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट वसंतराव चौहान के इंतकाल की वजह से ये ज़मनी चुनाव ज़रूरी हुआ है। कांग्रेस ने इस हल्के से आनजानी चौहान के फर्जंद रविंदर चौहान को उम्मीदवार बनाया है। इम्तियाज जलील ने कहा कि मजलिस के कारकुनों ने ज़मीनी सतह पर काम शुरू कर दिया है। इम्तियाज जलील ने कहा कि मैं नांदेड़ ज़मनी चुनाव लड़ना चाहता हूं। हमारे पार्टी सदर असदुद्दीन ओवैसी से दरख्वास्त की गई है कि वो सूरत हाल का जायज़ा लें, फैसला वो करें। एक टीवी चैनल से बात करते हुए इम्तियाज जलील ने कहा कि नांदेड़ में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी मजबूत मौजूदगी रखती है और महाराष्ट्र की सियासत में पार्टी का दाखिला इसी ज़िले से हुआ था। छत्रपति संभाजी नगर असेंबली हल्के से इनकी नामजदगी के ऐलान के बारे में पूछे जाने पर साबिक रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि सियासत में कुछ भी हो सकता है। नांदेड़ नशिस्त पर कांग्रेस की बरकरारी के इम्कानात के बारे में पूछे जाने पर इम्तियाज जलील ने कहा कि मजलिस ने इस जमात के साथ इत्तेहाद की तजवीज़ पेश की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिरकापरस्त अनासिर के जरिए आसाम में 50 लाख मुसलमानों को शहरियत से महरूम करने की साजिश इस वक्त नाकाम हो गई जब सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने शहरियत एक्ट 1955 की दफ़ा 6A आईनी हैसियत को बरकरार रखा, जिसमें आसाम मुआहदे को तस्लीम किया गया। इस फैसले से आसाम के मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, MM सुंदरेश और मनोज मिश्रा ने इसके हक में फैसला सुनाया, जबकि जस्टिस पारदीवाला ने 6A के बारे में अपना इख्तलाफी नोट तहरीर करते हुए इसको गैर आइनी करार दिया। जमीयतुल उलमा के दोनों ग्रुप आमसो और दीगर के अर्जी पर आइनी बेंच ने अपने फैसले में कहा कि आसाम मुआहदा गैर कानूनी नकल मकानी के मसले का सियासी और दफ़ा 6A कानूनी हल था। बेंच ने कहा कि दफ़ा 6A मुकामी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत के साथ इंसानी हमदर्दी के खदशात को मुतवाज़न करने के लिए नाफिज की गई थी। चीफ जस्टिस ने तबसरा किया कि किसी भी सूबे में दूसरी कौमों के लोगों के रहने से इस रियासत के सकाफती हुकूक मुतासिर नहीं होंगे। बेंच ने अक्सरती फैसले में शहरियत के लिए 25 मार्च 1971 की कट ऑफ तारीख को माकूल करार दिया, क्योंकि ये वो तारीख थी जब बांग्लादेश की आज़ादी की जंग ख़त्म हुई थी। चीफ जस्टिस ने यह भी मुशाहिदा किया कि रियासत में मुख्तलिफ नस्ली ग्रोहों के महज मौजूदगी का मतलब ये नहीं कि आइन के आर्टिकल 29(1) के मुताबिक लिसानी और सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के बुनियादी हक़ की खिलाफ वर्जी की गई है। दरख्वास्त गुजारों को यह साबित करना होगा कि एक नस्ली ग्रोह सिर्फ दूसरे नस्ली ग्रोह की मौजूदगी की वजह से अपनी ज़बान और सकाफत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। जमीयतुल उलमा हिंद तहसील गाजियाबाद की कानूनी चाराजोई से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में यती नरसिंहानंद के गुस्ताखाना बयान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे में माखूस नौजवानों में से 2 मुस्लिम नौजवानों को जेल से जमानत मिली है। गाजियाबाद के कस्बे दाशना में गुज़िश्ता दिनों शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यती नरसिंहानंद के गुस्ताखाना बयान के बाद पुलिस ने यती नरसिंहानंद को गिरफ्तार करने के बजाय कस्बे के कुछ नौजवानों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, जिनमें से 2 को रिहाई मिली है। फुरखान कासमी के जारी बयान के मुताबिक जमीयतुल उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना महमूद असद मदनी और जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन की रहनुमाई में जमीयतुल उलमा हिंद तहसील गाजियाबाद के ओहदेदारों ने गिरफ्तार नौजवानों के अहले खाना से मुलाकात की और इनकी ज़मानत के सिलसिले में वकला से मुशावरत करने के बाद इन दोनों लड़कों को ज़मानत दिलाई गई। आरिफ हुसैन एडवोकेट और लुकमान एडवोकेट ने इन दोनों नौजवानों को ज़मानत के लिए बेल पेश करके अपील की, जिसको अदालत ने मंजूर कर लिया। मुंबई के बांद्रा ईस्ट के रुकने असेंबली ज़ीशान सिद्दीकी ने अपने वालिद और महाराष्ट्र के साबिक वजीर बाबा सिद्दीकी की हलाकत के बाद अपने पहले रद्दअमल में कहा है कि इन्हें और इनके ख़ानदान को इंसाफ चाहिए। ज़ीशान ने अपील की कि इनके वालिद की मौत को सियासी रंग ना दिया जाए और ना ही इनकी मौत ज़ाया होनी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में ज़ीशान सिद्दीकी ने लिखा कि मेरे वालिद गरीब बेकसूर अफराद के घरों और ज़िंदगियों को बचाते हुए अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गए हैं। मेरा ख़ानदान टूट गया है, लेकिन इनकी मौत को सियासी रंग नहीं देना चाहिए और इनकी मौत ज़ाया नहीं होनी चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे ख़ानदान को इंसाफ चाहिए। 66 साला बाबा सिद्दीकी को 13 अक्टूबर को दशहरे के दिन रात तकरीबन 9:30 बजे बांद्रा ईस्ट में वाक़ ज़ीशान के दफ्तर के बाहर 3 अफराद ने गोली मार दी थी। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में मूसा नदी को खूबसूरत बनाने का प्रोजेक्ट रियासत के 4 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है और इस प्रोजेक्ट के मुतालिक अपोजिशन अवाम को गुमराह कर रही है। वज़ीर आला तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट के सिलसिले में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन
मीडिया के नुमाइंदों की मौजूदगी में पेश करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के सिलसिले में जो इक़दाम कर रही है वो मूसा नदी के तास में रहने वाले मकीनों की ज़िंदगियों में भी सुधार लाने के इक़दाम का हिस्सा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता 10 माह से इस प्रोजेक्ट का जायज़ा लिया जा रहा है और 33 टीमें मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के सिलसिले में मुख्तलिफ ज़ावियों से इस प्रोजेक्ट को बेहतर बनाने के जायज़ा ले रही है। उन्होंने बताया कि मूसा नदी के तास में जुमला 1600 ख़ानदान हैं जो इंतहाई अबतर हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और प्रोजेक्ट के नतीजे में इनके मकानात का तख्लिया करवाते हुए इन्हें डबल बेडरूम फ्लैट्स की फराहमी अमल में लाई जा रही है। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत के अहदेदारों की टीमों ने इन मकीनों से बातचीत भी मुकम्मल कर ली है, लेकिन अपोजिशन जमात के कायदीन जिनके जहनों में मूसा नदी से ज़्यादा गंदगी भरी हुई है वो अवाम को उकसाते हुए तरक्याती कामों में रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने रियासत में 21 से 27 अक्टूबर मुनक्किद होने वाले ग्रुप 1 इम्तिहानात के इंतजाम का जायज़ा लिया और अहदेदारों को हिदायत दी कि वो बगैर किसी नागहानी वाक़े के शफाफ तरीके से इम्तिहानात के इनेकाद के लिए इंतजाम को मुकम्मल करें। उन्होंने इस सिलसिले में वीडियो कॉन्फ्रेंस खिताब के दौरान बताया कि 34,383 उम्मीदवार जो इन इम्तिहानात में हिस्सा ले रहे हैं इनके लिए हुकूमत की जानिब से खुसूसी इंतजाम को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन उम्मीदवारों के लिए शहर हैदराबाद, ज़िला रंगारेड्डी के अलावा ज़िला मेडचल, मलकाजगिरी में जुमला 46 मराकिज़ का क़याम अमल में लाया गया है। चीफ सेक्रेटरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में महेंद्र रेड्डी, सदर नशीन तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन, अराकीन कमीशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जितेंद्र, सेक्रेटरी कमीशन नवीन, मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अलावा दीगर अहदेदारों ने शिरकत की, जिसमें हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल, मलकाजगिरी अजला के ज़िला कलेक्टर्स भी मौजूद थे। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इंद्रम्मा, एंडलू और जामे सर्वे के सिलसिले में जारी किए जाने वाले 2 जीओस में लफ्ज़ अक़लियत ना होने पर जनाब आमिर अली खान रुकन कानून साज़ कौंसिल ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मकतूब रवाना करते हुए इन्हें इस मसले का जायज़ा लेने और लफ्ज़ अक़लियत की शमूलियत के सिलसिले में अहकाम जारी करने की ख्वाहिश की। जनाब आमिर अली खान रुकन कानून साज़ कौंसिल ने चीफ मिनिस्टर को रवाना करदा मकतूब में कहा कि GO-MS 18 जो कि महकूमा मनसूबाबंदी को दी गई जामे सर्वे की जिम्मेदारी के सिलसिले में जारी करदा GO में भी लफ्ज़ अक़लियत का तस्करा मौजूद नहीं है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हुकूमत हमेशा ही तमाम तबक़ात की शराकत दारी के साथ काम करती रही है और अक़लियतों की फलाह व बहबूद के मामले में संजीदा रही है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से ख्वाहिश की कि वो तमाम तबक़ात की यकसां तरक्की और बहबूद के सिलसिले में इक़दाम को यकीनी बनाने के लिए इन सरकारी अहकामात में लफ्ज़ अक़लियत की शमूलियत के अहकामात जारी करें। जनाब आमिर अली खान ने मकतूब में बताया कि दस्तूर हिंद में तमाम तबक़ात को यकसां हुकूक़ की ज़मानत दी गई है, इसीलिए इन GOs में तरमीम के ज़रिए तमाम तबक़ात के मसावी अक़लियतों को शामिल किए जाने के इक़दाम किए जाने चाहिए। हैदरा तालाबों और कुंटों के अलावा नालों पर मौजूद कब्ज़ेजात की बर्खास्तगी के बाद अब शहर हैदराबाद में ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के सिलसिले में इक़दाम का आगाज़ कर दिया है। आज इस सिलसिले में कमिश्नर हैदरा AV रंगानाथ ने एडिशनल कमिश्नर हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस विश्वा प्रसाद से मुलाकात करते हुए दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के ट्रैफिक निज़ाम में बेहतरी लाने के इक़दाम के मुताबिक तबादला ख्याल किया और कहा कि फुटपाथ्स पर मौजूद कब्ज़ेजात और अपनी जायदादों के आगे निकले हुए शेड्स को मुनहदिम करने के सिलसिले में हैदरा की जानिब से मुहिम का आगाज़ करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। कमिश्नर हैदरा AV रंगानाथ ने बताया कि हैदरा ने शहर में ट्रैफिक निज़ाम को बाकायदा बनाने के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दाम के तौर पर DRF अमले की खिदमत हासिल करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने बताया कि फुटपाथ पर मौजूद कब्ज़ेजात और सड़कों पर किए गए कब्ज़ों को बर्खास्त करने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। शहर हैदराबाद में खानगी फाइनेंसरों की सरगर्मियां शहरियों में खौफ व दहशत का सबब बनी हुई है। अब जबकि दरमियाने सड़क गाड़ी रोकने और गाड़ियों को जब्त करने का इख्तियार खुद पुलिस को नहीं रहा, ऐसी सूरत में किसी भी वक्त ये खानगी फाइनेंसर और कंटेनर गाड़ियों को जब्त करने वाले शहरियों को खौफ व दहशत का शिकार बना रहे हैं। बीच रास्ते में शहरी किसी भी हालत में हो इन्हें रोक लिया जा रहा है। अफराद ख़ानदान बीवी बच्चों के सामने रुसवा करते हुए इन्हें जलील करने और मारपीट तक की जाने लगी है। खानगी फाइनेंसरों की ये सरगर्मियाँ शहर में कानून और अमन व ज़ब्त पर सवाल बन गई है और इनकी सरगर्मियों पर रोक लगाने और काबू पाने वाला कोई नहीं। इस भी इन खानगी फाइनेंसरों और सीजर की सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई में मजबूर दिखाई दे रही है और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसका नतीजा ये साबित हो रहा है कि सीजर खुलेआम सड़कों पर गाड़ियों को रोक रहे हैं और गाड़ियों को रोकने और जब्त करने में ट्रैफिक पुलिस पर बाजी ले जा रहे हैं। शहर में इन दिनों खानगी फाइनेंसर अत्तापुर, आरामगढ़, पुराना पुल, दाल मंडी, घोड़े की खबर, मेहदीपट्टनम व दीगर इलाकों में किसी भी वक्त नमोदार हो रहे हैं।
گاڑی کو ضبط کرنے کے لیے انتہائی درجے کی ہراسانی کی جا رہی ہے۔ شہری کی جیب سے پیسے نکالے جاتے ہیں اور رقم کا حساب دوگنا بتا کر پریشان کیا جانے لگا ہے۔ ان کے خلاف شکایتوں کے باوجود مؤثر کارروائی نہیں کی جا رہی۔ حیدرآباد، سائبر آباد اور رچہ کنڈا پولیس کمشنران کو چاہیے کہ وہ اپنی خصوصی ٹیموں کے ذریعے کارروائی کرتے ہوئے خانگی سرگرمیوں پر روک لگائیں اور شہریوں کو راحت فراہم کرنے کے اقدامات کریں اور پولیس پر عائد کیے جا رہے بدنامی کے اقدامات کا تدارک کریں۔ شہر حیدرآباد کی ہوٹلوں میں صحت و صفائی کا مسئلہ تو سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے، لیکن اب یہ سوال پیدا ہونے لگا ہے کہ کیا جو اشیاء استعمال کی جا رہی ہے کیا وہ درست ہے، نقلی و ملاوٹی نہیں ہے؟ کیا یہ اشیاء انسانی صحت کے لیے بہتر و فائدہ مند ہے یا پھر جان لیوا ہے؟ شہریوں میں ایسے سوالات الجھنوں کا شکار بنے ہوئے ہیں، کیونکہ گزشتہ چند دنوں سے شہر میں پولیس اور فوڈ سیفٹی عہدیداروں کی جانب سے کی جا رہی کارروائیوں سے حیرت انگیز انکشافات سامنے آ رہے ہیں اور ایسی حقیقت کو عہدیداروں نے منظر عام پر لایا ہے جس سے شہریوں کا خوف مزید بڑھ گیا ہے۔ حالانکہ شہریوں کو اکثریت ان کارروائیوں کے حق میں اور خاطی افراد کو سخت سزا کا مطالبہ کر رہے ہیں جو ملاوٹی اشیاء اور ایکسپائری اشیاء کو مارکیٹ میں فروخت کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز چائے کی پتی کے خلاف کارروائی اور ملاوٹی چائے کی پتی کے بڑے ذخیرے کو بے نقاب کرنے کے بعد پولیس نے ملاوٹی دودھ کے ایک بڑے اسکیم کو منظر عام پر لایا جو مختلف برانڈ کے نام سے مارکیٹ میں نقلی و ملاوٹی دودھ فروخت کر رہا تھا۔ شہریوں کی نفسیات اور موجودہ ماحول کے لحاظ سے اس نے 2 برانڈ شری کرشنا اور کوہ نور برانڈ تیار کیے اور ان برانڈز کے دودھ کو مارکیٹ میں فروخت کر رہا تھا۔ میٹپلی حدود میں پولیس نے ایک مقام پر کارروائی کی جہاں باضابطہ نقلی دودھ کی فیکٹری قائم کی گئی تھی۔ پولیس نے اس فیکٹری کا پردہ فاش کر دیا جہاں ہر دن 5000 لیٹر نقلی دودھ تیار کیا جاتا ہے اور اس دودھ کو ہوٹلز، ریسٹورنٹ اور مٹھائی کی دکانات اور بڑے کاروباریوں میں فروخت کیا جا رہا تھا۔ پولیس نے اس فیکٹری سے گلوکوز، آٹا، پام آئل، ونسپتی و دیگر اشیاء کو ضبط کر لیا۔ اس فیکٹری میں خطرناک کیمیکل کی ملاوٹ کرتے ہوئے مصنوعی دودھ تیار کیا جا رہا تھا۔